नाज़रीन, कहा जाता है कि जब कोई जहाज क्रैश होने वाला होता है या जब कोई जहाज डूबने वाला होता है तो जहाज का जो पायलट होता है वो पहली आवाज लगाता है कि मेडे मेडे मेडे, मुझे बचाया जाए, किसी तरह से इस गर्दाब से निकालें। आज यही सारी चीजें सुप्रीम कोर्ट के अंदर नजर आई हैं। सुप्रीम कोर्ट में आज ऐसा महसूस हुआ है कि कोई आवाजें दे रहा है या आवाजें लगा रहा है, मेडे मेडे मेडे, हमें बचाया जाए, जहाज क्रैश होने वाला है या जहाज डूबने वाला है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर 13 रुकनी बेंच, तहरीक इंसाफ की मखसूस नशिस्तें, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल, एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी जिसे बर्बाद किया गया, तबाह किया गया और जिससे उसका बैट छीनकर उस पार्टी को वल्नरेबल किया गया है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर से कुछ आम वीडियोस आपको दिखाएंगे। साथ साथ पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ साहब बार बार कोई ऐसी गुफ्तगू कर रहे हैं जो बड़ी नाज़िबा है, सेक्स के बारे में बातचीत कर रहे हैं। ये बाकायदा से उन्होंने ट्वीट किया है, वो भी आपको सुनाते हैं। और इमरान खान साहब का एक बड़ा रोमांटिक किस्सा है, बहुत ही रोमांटिक किस्सा है, वो भी आपको बताते हैं। ये साइड खान की बहुत कम लोगों ने देखी है, लेकिन ये मंजर आम पर है, वो आपको बताते हैं। लेकिन उससे पहले ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर काजी फाइज ईसा साहब, ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, ये कहना शुरू हो गया कि तहरीक इंसाफ असल में इंतखाबात को डिले करवाना चाह रही थी। यानी पीटीआई जिसने असेंबलीज तोड़ दी, पीटीआई जो प्रोटेस्ट करती रही, पीटीआई जिसने मार खाई, तबाही अपनी निकलवाई के मुल्क में इंतखाबात करवाएं, उनके बारे में काजी फाइज ईसा साहब ये कह रहे हैं कि तहरीक इंसाफ ये चाहती थी कि इंतखाबात डिले करवा दें। सुन लें। सच भी कभी कभी बोल दिया करें। इलेक्शन किसने करवाया, फिर इलेक्शन रुकवाए किसने कोशिश की? आपको पता है लाहौर हाई कोर्ट ने क्या जी किया? मुझे मालूम है सर। कौन था उसमें पिटिशनर बिफोर द लाहौर हाई कोर्ट? नाम ले दें उनका। पीटीआई थी, इलेक्शन रुकवाने की कोशिश की। और बात यहां तक पहुंच गई कि सलमान अकरम राजा साहब बहुत सारी चीजों के ऊपर फ्रस्ट्रेट होना शुरू हो गए और काजी साहब ने कहा कि सीधी सीधी आइन की बात करें। सलमान साहब के एक्सप्रेशन देखें, उन्होंने कहा सर मैं सीधी सीधी आइन की बातचीत कर रहा हूं। सलमान अकरम राजा साहब को सुन लें। We move away from the Privy Council. जो सीधा साधा आइन है, इसमें सीधा साधा आइन ही मैं अर्ज कर रहा हूं। Therefore, my submission is that when we read the two parts of और ये सूरत हाल सारी अब समेटी नहीं जाएगी। गुफ्तगू और बातचीत तो बहुत हो रही है, लेकिन ऑनरेबल जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने आज फिर एक दफा ब्रैकेट बंद की है, रास्ता रोका है और उन्होंने ये कहा है कि जो 8 फरवरी के इंतखाबात है, इन इंतखाबात को देखने की जरूरत है। हम इर्रेलेवेंट चीजों के ऊपर 100 मोटो नोटिस लेते रहे, लेकिन हमें जरूरी चाहिए कि हम 8 फरवरी के इंतखाबात के ऊपर 100 नोटिस लें। और खाली फाइजा साहब से तकरीबन 2-3 फीट दूर बैठे हुए थे, ये भी सुन लें। The way the elections were held, serious questions are raised. It is all about the people, their right of vote. Yes. So how do we interpret the Constitution in the light of whatever has happened? And the same had also happened in 2018. But the country was not governed under the Constitution. और अतर मिनल्ला साहब ज़ाहिर है कहां पर रुकने थे। उन्होंने कहा कि आज पाकिस्तान के अंदर बुनियादी हुकूक की पामालियां हो रही हैं, तबाही निकाली जा रही है। हम किस लिए बैठे हुए हैं, हम किस लिए तनख्वाह लेते हैं? हमारा काम है कि बुनियादी हुकूक को यकीनी बनाए पाकिस्तान के अंदर। सलमान अकरम राजा साहब के बाद ज़ाहिर है काजी फाइज ईसा साहब ने फैसल सिद्दीकी साहब के साथ भी मत्था लगाया और उन्होंने कहा कि जनाब आप खुद प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं, आप खुद मसाइल क्रिएट कर रहे हैं। जिस पर जो फैसल सिद्दीकी साहब है उन्होंने कहा हम आप भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी कर दे तो चर्चा नहीं होता, वो मेडे मेडे कर रहा है। लेकिन बहरहाल ये मुकालमा भी सुन लें। The problem, you created the problem. We have not faced with any problem. भाई आप सीधा साधा करते, आप खुद ही अपने लिए मसले खड़े कर रहे हैं, हमें समझ नहीं आ रही है। सर वो अकबर अलाहाबादी ने कहा है हम आप भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं और चर्चा नहीं होता। और फिर इसी समात के दौरान काजी फाइज साहब को मसाइल तब होने शुरू हो गए जब उन्होंने कहा कि पीछे कोई खातून बैठी हुई है, ग्रीन कलर का कोई आला इन्होंने उठाया हुआ है और उस ग्रीन कलर के आले से ये तस्वीरें खींच रही हैं। बराए मेहरबानी ये पता करें कि कौन है, पीछे मुड़कर देखें। सलमान अकरम राजा साहब कह रहे बात करना चाह रहे हैं, नहीं पहले वो खातून स्टैंड अप खड़े हो जाए, वो भी काजी साहब को सुन लें। by doing that they lose. ये पीछे से कौन तस्वीर ले रहा था? ये खातून बैठी है क्या ग्रीन चीज से फोन पिक्चर ले रही हैं? आपसे बात कर रहे हैं जो पीछे मुड़ के देख रही हैं आप जी। व्हाट स्टैंड अप? व्हाट आर यू इन योर हैंड? डायरीज। सर इनका देखिए वो फोन में देखिए क्या कर रहे हैं। यू नो व्हाट वाज द ग्रीन लाइट दैट शोन? हालांकि खातून के हाथ में डायरी थी और उस डायरी का इतना डर या खौफ था, या डायरी से काजी साहब को महसूस हुआ कि कोई तस्वीरें ले लेगा, या ग्रीन कलर की डायरी। और सुप्रीम कोर्ट के अंदर जहां पर ये ऑनरेबल जस्टिस बैठे हुए हैं, इसके बाहर बाकायदे से गेट लगे हुए हैं, बंदे खड़े हैं। ये इस बात को यकीनी बनाते हैं कि कोई भी बंदा गेट से अंदर जा नहीं सकता जब तक वो अपने मोबाइल फोन, तमाम तर बिलोंगिंग्स बाहर रख कर नहीं जाता। यानी एक चाबी भी आप अपने साथ उस कमरा अदालत में नहीं लेकर जा सकते। लेकिन काजी साहब को महसूस हुआ कि कोई उनकी तस्वीरें ले रहा है, कोई उनके फोटो ले रहा है, कहीं वहां पर फिल्म नहीं बन रही। तो डॉक्यूमेंट जो डायरी थी उसका इतना ज्यादा मसला था और डायरी को बहरहाल वहां से कहा गया कि ये डायरी असल में मसला है। और इसी समात के दौरान आज ऑनरेबल जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने एक दफा फिर कहा
کہ جو بھی پریس کانفرنس کرتا ہے اسے معاف کر دیا جاتا ہے اور جو پریس کانفرنس نہیں کرتا اسے نشان عبرت بنا دیا جاتا ہے. یہ سپریم کورٹ کا جج سپریم کورٹ کی سب سے بڑے معاملے کے اوپر اور فل کورٹ بینچ کے سامنے بیٹھ کر میڈیا میں لائیو یہ کہہ رہا ہے کہ جو بھی پریس کانفرنس کرتا ہے اسے بخش دیا جاتا ہے, اسے معاف کر دیا جاتا ہے, اور جو نہیں کرتا اس کا حال برا کیا جاتا ہے. Anyone giving a press conference is forgiven. Those who don't are picked up. And this is all which is in the knowledge of everyone. اور ظاہر ہے بار بار بات بلے کے حوالے سے ہو رہی تھی, بات بیٹ چیننے کے حوالے سے ہو رہی تھی, بات قاضی صاحب کے اس فیصلے کے حوالے سے ہو رہی تھی. جسٹس منیب اختر نے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے سامنے ایک بار پھر مخصوص نشستوں کے تنازع کے بنیادی وجہ سپریم کورٹ کا پی ٹی آئی سے انتخابی نشان لینے کے فیصلے کو قرار دیا. یعنی جو بنیادی نقطہ ہے, بنیادی جڑ ہے تمام تر چیزوں کی, وہ جناب جو سپریم کورٹ نے, جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے رات کی تاریکی میں تحریک انصاف سے بلہ چھینا ہے. یہ کچھ ایک ہائی لائٹس ہیں جو آپ کے سامنے رکھی ہیں, مزید ویڈیو کریں گے اور ڈیٹیلز تمام تر جو سماعت ہوئی ہے اس کی آپ کے سامنے رکھیں گے. لیکن اسی دوران ایک بڑی خبر ہے, اور یہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے بڑی خبر ہے, اور آپ اندازہ لگا لیں کہ نون لیگ کے یہ وہ کینڈیڈیٹ ہیں جنہوں نے فارم 47 کے اوپر انتخابات 2 نمبری سے جیت کر اسمبلی کے اندر پہنچے, اور پھر جو اسلام آباد کے ٹریبیونلز بنے تھے جہاں پر فیصلہ ہونا تھا کہ یہ ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک ہے, ان ججز کے اوپر یہ الزامات لگا دیے کہ وہ باعث تھے. آج انہوں نے آنریبل جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے ان کی کیا ہیکڑی نکلی ہے وہ بھی سن لیں. اب یہ بڑا دلچسپ ترین مکالمہ ہے. عقیل انجم, یہ جو نون لیگ کے کینڈیڈیٹ ہیں جو جیتے ہوئے ہیں, چیف جسٹس عامر فاروق صاحب نے کہا کہ عقیل انجم کدھر ہیں, یعنی نون لیگ کا بندہ کدھر ہے. اور اس کے بعد جب وہ آتے ہیں تو چیف جسٹس نے کہا کہ آپ نے بیانی حلفی بھی لگایا ہوا ہے کہ جو درخواست میں لکھا ہے وہ درست ہے. اس پر عقیل انجم نے کہا کہ آپ, جو چیف جسٹس نے پہلے کہا کہ آپ انگریزی پڑھ سکتے ہیں, پڑھے ذرا جو کچھ آپ نے لکھا ہوا ہے. آپ نے نیپوٹزم لکھا ہوا ہے, اقربا پرواری لکھا ہوا ہے, میری انگریزی کمزور ہے, آپ خود ہی بتا دیں کہ اس کا مطلب کیا ہے. یہ عقیل انجم صاحب نے یا پھر جو باقی 2 کینڈیڈیٹ نون لیگ کے تھے اسلام آباد سے, انہوں نے الزامات لگائے تھے کہ یہ جج نیپوٹزم پر مبنی ہے, اقربا پرواری یا پھر اپنی ذاتی پسند ناپسند کو پروموٹ کر رہے ہیں. اس پر جو عقیل انجم صاحب ہیں انہوں نے آنکھیں جھکائی اور کہا کہ سر یہ قانونی لینگویج ہے. اس پر عامر فاروق صاحب نے کہا کہ اقربا پرواری نیپوٹزم لکھا ہوا ہے, آپ نے یہ الزام کیوں لگایا ہے. انجم عقیل نے کہا, بلکہ کہنے کے بجائے انہوں نے اپنے وکیل, ساتھ کھڑے وکیل سے لکمہ لینے کی یا پھر ان سے ہدایت لینے کی کوشش کی. اس پر جو جج صاحب ہے انجم عقیل کے ساتھ کھڑے وکیل کے لکمے پر چیف جسٹس عامر فاروق صاحب برہم ہو گئے اور کہا کہ میں ذاتی طور پر انہیں طلب کیا ہے, لہذا میں انہیں خود سننا چاہتا ہوں, میں سمجھنا چاہتا ہوں کہ انہیں کیوں محسوس ہوا کہ نیپوٹزم ہے یا اقربا پروی ہے. اس پر عقیل انجم نے کہا کہ میرے لیے سارے جج بہت قابل احترام ہیں. چیف جسٹس نے کہا یہ ایک بات ابھی نہیں کریں, آپ نے ایک الزام لگایا ہے, اس سے متعلق بتائیں. عقیل انجم نے کہا کہ میری غلطی ہے, میں معذرت چاہتا ہوں. چیف جسٹس نے کہا کہ یہ بتائیں کہ جج صاحب نے کہاں تعصب ظاہر کیا ہے جہاں آپ کو لگا کہ یہ انصاف نہیں کریں گے. اس پر جو عقیل انجم ہے نون لیگ کے, انہوں نے کہا سر میں معذرت چاہتا ہوں, میں تواڈے کولوں معافی مانگنا, یعنی میں معذرت چاہتا ہوں. الیکشن کمیشن نے آپ کی درخواست پر ساری کارروائی کی ہے, آپ بتا تو دیں. چیف جسٹس نے کہا کہ بتائیں کہاں پر مسئلہ ہوا ہے. عقیل انجم نے کہا کہ سر سوری, میں پھر سوری کرتا ہوں. پھر چیف جسٹس نے کہا آپ سوری کر رہے ہیں, یہ بتائیں کہ بائسنس کہاں پر تھی, کہاں پر تعصب تھا, کہاں پر بائسنس تھی. اس پر عقیل انجم نے کہا کہ سر یہ لیگل لینگویج ہے, یہ لیگل لینگویج ہے. یعنی ایک جج کو کہہ رہے ہیں کہ یہ بندہ بائس ہے, یہ بندہ جناب ذاتی کو اس کے پسند ناپسند ہے, یہ فکسڈ میچ کھیل رہا ہے, لیکن کہہ رہے ہیں نہیں یہ قانونی لینگویج ہے. عامر فاروق صاحب نے کہا کہ یہ لیگل لینگویج نہیں ہے, یہ سادہ انگریزی ہے. اس پر عامر فاروق صاحب نے کہا کہ جج صاحب متعصب تھے کیونکہ انہوں نے آپ کی سفارش نہیں مانی. یہ کہنا چاہتے ہیں. انجم عقیل نے کہا کہ نہیں, ہم نے سفارش کی نہیں ہے. عامر فاروق نے کہا اچھا, یہ مجھے نہیں پتا کہ سفارش کی ہے یا نہیں کی. اور ظاہر جج صاحب کے جو ایکسپریشن سے بتایا جا رہا ہے کہ اچھا بڑا لمبا تھا. اس کے بعد جو جسٹس صاحب ہے عامر فاروق صاحب, انہوں نے کہا آپ پارلیمنٹیرین ہیں, آپ قانون بنائیں گے, آپ نے پوری اکانومی چلانی ہے, آپ وہاں جا کر بھی کہیں گے کہ مجھے اکانومی کا نہیں معلوم. اس پر جو انجم عقیل صاحب ہے انہوں نے کہا کہ لیگل گراؤنڈز پر میرے وکیل عدالت کو بتائیں گے. چیف جسٹس نے کہا کہ وکیل اپنے سے تو نہیں کرتا, آپ نے جو کہا ہے انہوں نے وہی درخواست دی ہے. اور پھر عامر فاروق صاحب نے کہا کہ مجھے تو کوئی جلدی نہیں ہے, آپ جواب دیں ورنہ اجلاس میں نہیں جا سکیں گے. آپ سے آخری بار پوچھ رہا ہوں, بتائیں ورنہ آپ کو نقصان پہنچے گا اور آپ اپنا نقصان کریں گے. اس پر عامر فاروق صاحب نے پھر کہا کہ ہم سب اپنے اعمال کے ذمہ دار ہیں, آپ کو جواب دینا ہوگا. الفاظ کے چناؤ میں غلطی ہو گئی ہے. انجم عقیل نے پھر کہا کہ میں معافی مانگتا ہوں, الفاظ کے چناؤ میں غلطی ہو گئی ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ نے انجم عقیل کو توہین عدالت کا شوکاز نوٹس جاری کر دیا ہے. تو یہ نظر آ رہا ہے کہ جج جب ان کے میٹر گھومنا شروع ہو گئے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جو ڈرامہ پاکستان کے اندر لگا ہوا ہے یہ اب مزید نہیں چل سکتا. اب خواجہ آصف صاحب کا یہ ٹویٹ ہے, یہ خواجہ آصف صاحب ہیں, ڈیفنس منسٹر ہیں. پاکستان ایک ملٹری آپریشن کرنے جا رہا ہے, پاکستان کی عوام میں کنسرن ہے, سنجیدہ ہے, ہلکے اس کے اوپر بات چیت کر رہے ہیں, لیکن خواجہ صاحب کوئی الگ ہی سوچ میں ہیں. خواجہ صاحب کہتے ہیں
मनकूल ऊपर लिखा हुआ है कि सुन सुनकर कान पक गए हैं कि इमरान खान ने सिस्टम को नंगा कर दिया, एस्टेब्लिशमेंट को नंगा कर दिया, नून लीग को नंगा कर दिया, पीपल्स पार्टी नंगी हो गई है, फजलुर रहमान नंगा हो गया। अब ये नंगा नंगा बार बार इस्तेमाल करें तो मुझे याद आ रहा है जब ये चड्डी बनियान पहनकर किसी भी जहां पर पानी देखते हैं वहां पर मछली की तरह कूद जाते हैं और फिर वो बाहर दो बंदे इन्हें पकड़ कर निकालते हैं। लेकिन इमरान खान ने एक शादीशुदा खातून से नाजायज ताल्लुकात रखे और फिर उसे शोहर से तलाक दिलवाकर खुद शादी कर ली है। वजारत उज़्मा का मनसब पा लेने के बाद भी नसीम जहरा की बहन और आलिया मलिक से फोन पर सेक्स करते हैं। ये ख्वाजा आसिफ साहब लिख रहे हैं। रिमल शाह से भी ताल्लुकात रखे लेकिन वो नंगा नहीं है। कौम को पहली बार पता चला कि इमरान खान ने अपनी हुकूमत में पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा कर्जा लिया लेकिन वो नंगा नहीं है। IMF से तारीख का बदतरीन मुआहदा किया जिसकी वजह से महंगाई इस कदर तूफान पर पहुंची है लेकिन वो नंगा नहीं है। बैक वक्त सऊदी अरब, चीन, अमेरिका, यूरोप, तुर्की और मलेशिया से ताल्लुकात बिगाड़ लिए थे। इंडिया से कश्मीर पर कब्जा कर लिया। ये जवाब में हॉर्न बजाता रहा और ये बंदा नंगा नहीं है। मुल्क के बड़े बड़े फैसले अपने तावीज गंडों वाली बीवी की रहनुमाई से करता रहा। इसके आगे मैं पढ़ूंगा नहीं, ये पढ़ने के काबिल नहीं है। ये उस तरह की जुबान लिखी गई है जो पाकिस्तान के अड्डों के ऊपर भी नहीं होती। आखिर में आपको बताते हैं इमरान खान साहब का बड़ा रोमांटिक और इंटरेस्टिंग किस्सा मंजर पर आया है जहां पर सलमान सफ्दर साहब ये कह रहे हैं कि एक दफा मेरी बर्थडे का केक काट रहे थे तो खान साहब ने कहा केक काटने के बाद उसका एक टुकड़ा लिया तो सलमान सफ्दर साहब कहते हैं मैंने सोचा मुझे खान साहब खिलाने वाले हैं या मुझे देंगे और मैं एक्साइटेड हो गया। लेकिन वो कहते हैं कि खान साहब वो टुकड़ा लेकर कहा कि मैं बुशरा बीबी को देने जा रहा हूं, यानी अपनी बेगम को देने जा रहा हूं क्योंकि बुशरा बीबी को ये केक बहुत ज्यादा पसंद है। और वो कहते हैं कि बर्थडे हमारी उधर ही रही, खान साहब पहले अपनी बीवी को केक खिलाने के लिए चले गए। तो इंतहाई खूबसूरत और रोमांटिक किस्सा है, ये सुन भी लें। ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज। उन्होंने कहा चलो केक काटते और केक काट के पहला पीस उन्होंने कहा ये मुझे दो। सो मैं उस पर बड़ा एक्साइटेड हो गया। वो लेते ही उन्होंने मुझे कहा कि टॉबलर का केक बुशरा बीबी को बहुत पसंद है तो मैं उसको खिला के आता हूँ। पाकिस्तान में इस वक्त सबसे बड़ा मसला बोलने का है। पाकिस्तान में बोलने नहीं दिया जाता, जुबानें खींच ली जाती हैं, डर है, खौफ है, टेरर है। पाकिस्तान का मीडिया मुकम्मल तौर पर कंट्रोल्ड है, वेल मैनेज्ड है, एक मैसिव सेंसरशिप है। इसी तरह का दबाव पाकिस्तान में सियासत.pk भी फेस कर रहा है जिसे पाकिस्तान भर में गुज़श्ता कई महीनों से मावरा आइन, मावरा कवानीन मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है, मुकम्मल तौर पर बैन कर दिया गया है। सियासत.pk की नशरियात को लिमिटेड करके पाकिस्तान में छोड़ दिया गया है। तमाम तर कानूनी मुआवजे के ऊपर आवाज उठाई गई, दस्तक दी गई, लेकिन हर तरफ से खामोशी है, सन्नाटा है, कहीं पर कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। लेकिन इसका हल क्या है? क्या खामोश हो जाएं? क्या सवाल ना करें? क्या मालूमात आप तक ना पहुंचाएं? क्या इंफॉर्मेशन आप तक ना पहुंचाएं? मालूमात भी पहुंचेगी, इंफॉर्मेशन भी पहुंचेगी, सवालात भी उठेंगे, लेकिन अब आपने रोल प्ले करना है, आपने अपना किरदार अदा करना है। और छोटा सा एक प्रोसीजर है, प्रोसेस है, उसके बाद आप अपना किरदार अदा करें और हमारी मदद करें। पहले आपने यह करना है कि हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना है, उसके बाद ज्वाइन के बटन के ऊपर जाना है, क्लिक करके हमारा मेंबर बनना है। या फिर दूसरा ऑप्शन यह है कि आपने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पर पैट्रियन का लिंक मौजूद होगा, उस लिंक के ऊपर क्लिक करें और हमें सपोर्ट करें, हमारा हिस्सा बने, हमारी ताकत बने। ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।